कॉमरेड आनंदम सेन, कॉमरेड रेड्डी फेडरेशन के जॉइंट सेक्रेटरी, कॉमरेड राजगिरे फेडरेशन के जेसीएम 3rd लेवल मेंबर और हमारा यूनियन का सभी पदाधिकारियों और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डमडम का मजदूर साथियों, सबसे पहले हम ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन की तरफ से आप सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको अभिनंदन कर रहा हूँ। ये पिछले वर्ष कमेटी चुनाव हुआ इस फैक्ट्री में आप लोग लाल झंडे का ऊपर ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉयज फेडरेशन का ऊपर हमारा मजदूर यूनियन का ऊपर इतना विश्वास रखे, कॉन्फिडेंस रखे, आप लोगों ने सपोर्ट किया, मदद दिया, उसका वजह से वर्ष कमेटी में मेजॉरिटी सीट हमारा यूनियन को आप लोगों ने दिया। मुझे बहुत खुशी है। लेकिन अभी स्वपन मुखर्जी से हम बात कर रहा था, ठीक है इलेक्शन में हम लोग जीता, वर्कर हमारा ऊपर तो कॉन्फिडेंस दिया, लेकिन हम लोग का जिम्मेदारी भी ज़्यादा है, वर्कर का एक्सपेक्टेशन तो ज़्यादा रहेगा। कारण आज 40 साल के बाद हमारा तो ये वेस्ट बंगाल में 4 ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है। इस चारों ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में एआईडीएफ का वर्क्स कमेटी है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का तो कर्मचारी है, एम्प्लॉइज है, उनका कॉन्फिडेंस है, उनका एक होप है, उनका एक एक्सपेक्टेशन है, वो तो अपना लाल झंडे का यूनियन का ऊपर है। तो उसको मन में रख के आप सबका इश्यूज के लिए फाइट करना, आपका वेलफेयर के लिए काम करना हमारा यूनियन का भी जिम्मेदारी है, फेडरेशन का भी जिम्मेदारी है, और हमारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स तो है उनको भी जिम्मेदारी है। एक दफा चुनाव होने के बाद वर्क्स कमेटी एक यूनियन का नहीं होता है। ठीक है, यूनियन का कैंडिडेट है, यूनियन को सपोर्ट मिला, लेकिन काम करने का समय हमारा तो वर्क्स कमेटी मेंबर है और फैक्ट्री का सभी कर्मचारी के लिए काम करना पड़ेगा। हम लोग करता भी है, ये फेडरेशन का डायरेक्शन भी है। एक दफा इलेक्शन में जीतने के बाद फैक्ट्री का वर्क्स कमेटी है, फैक्ट्री सभी कर्मचारी हमारा कॉमरेड से साथी है, उनको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इश्यूज है, बिना कोई यूनियन एफिलिएशन सबका वेलफेयर देखना हम लोग का काम है। ये लाल झंडे का मोटो है, लाल झंडे यूनियन का प्रिंसिपल है, एआईडीएफ का एक डायरेक्शन है। तो मुझे कॉन्फिडेंस है हमारा तो इलेक्टेड साथी लोग उस रास्ता में अच्छा तरीके से आपका वेलफेयर के लिए काम करेगा करके। अभी कॉमरेड रेड्डी ने बहुत विषय आपको सामने रखा है, उसको हम रिपीट नहीं कर रहा हूँ, रिपीटेशन का जरूरत नहीं, लेकिन एक दो विषय आपका सामने हम रखना चाहता हूँ। अभी आप सबको मालूम है, अभी कॉमरेड रेड्डी भी आपको बताया, 20 तारीख डीओपीएनटी का सेक्रेटरी का चेयरमैनशिप में नेशनल काउंसिल जेसीएम स्टैंडिंग कमेटी का मीटिंग का। आपको मालूम है नेशनल काउंसिल जेसीएम पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए है, केवल आपका डिफेंस के लिए, रेलवे के लिए नहीं है। देश में कितना भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है, रेलवे, डिफेंस, पोस्टल, इनकम टैक्स, अकाउंट्स, अलग अलग डिपार्टमेंट में तो काम कर रहा है सरकार कर्मचारी, उनका प्रॉब्लम्स, उनका इश्यूज वो डिस्कस करके सॉर्ट आउट करने के लिए वो मीटिंग है, वो काउंसिल का जिम्मेदारी भी वही है। अभी उस मीटिंग में एआईडीएफ की तरफ से हम लोग ने एक एजेंडा दिया। वो एजेंडा क्या है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में आज का दिन हमने बोला 70,000, लेकिन एक्चुअली 70,000 नहीं है। आज का डेट में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी का स्ट्रेंथ 68,000 ओनली। एवरी मंथ 300-400 लोग अलग अलग फैक्ट्री मिलके वॉलंटरी रिटायरमेंट में जा रहा। रिटायरमेंट तो अलग है, ठीक है, 60 उम्र हो गया, कानून का अनुसार रिटायरमेंट में जाना पड़ेगा, वो तो ठीक है, लेकिन ऑफिसर से लेके हमारा वर्कर तक बहुत लोग वीआर लेके घर जा रहा है। 2 साल का पहले
इन्होंने तो ऑर्डर पब्लिश किया डीम्ड डेपुटेशन का। उस समय 72,000 एम्प्लॉइज था इस ऑर्गेनाइजेशन में, आज 68,000 में पहुंच गया। मतलब 2 साल का अंदर 4,000 लोग इस ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के चले गया। उसमें कम से कम 2,000 का ऊपर वॉलंटरी रिटायरमेंट में गया। कारण विश्वास नहीं है, ये ऑर्गेनाइजेशन सरकार का कंट्रोल में रहेगा नहीं रहेगा, ये इंडस्ट्री सिख इंडस्ट्री बनेगा, सिख इंडस्ट्री बनने के बाद ये बंद हो जाएगा, तो फिर हमारा भविष्य क्या है। अभी कल हम तो कौन सा फैक्ट्री से काम करके रिटायर हुआ, एक मैडम 2003 नवंबर में उसका रिटायरमेंट था, पुराना पेंशन का था, 2003 नवंबर में आया करके जस्ट 20 साल कंप्लीट करने के लिए इंतजार किया। अभी वीआर में जा रहा है, दे दिया वीआर का एप्लीकेशन। हमने बुला के उसको काउंसलिंग किया, लेकिन उसका बाद भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। तो ये सब लेके कॉमरेड्स हमने स्टैंडिंग कमेटी में एक एजेंडा दिया। ये आज का दिन तो 70,000 कर्मचारी है, उनको आपने डीम्ड डेपुटेशन में रखा है कॉर्पोरेशन में, उनके लिए एक गैजेट नोटिफिकेशन आप इश्यू करो। कैसे ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन दोनों मिलकर प्रसार भारती कॉर्पोरेशन बनाया, उस समय तुमने एक नोटिफिकेशन इश्यू किया प्रेसिडेंट का अप्रूवल से। उस नोटिफिकेशन का डेट में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन में सरकार कर्मचारी का स्टेटस में कितना लोग काम कर रहा है, उनका रिटायरमेंट तक सरकार कर्मचारी का स्टेटस में रहेगा। ऐसा एक ऑर्डर हम लोग को भी पब्लिश करो, यही एजेंडा था। बाकी कारपोरेशन विड्रॉ करो वो सब नहीं दिया, कारण हमको मालूम है, वो बोलेगा कारपोरेशन हमारा पॉलिसी मैटर है। अब बीएमएस का कोर्ट केस भी आपको मालूम है, दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसमिस किया। ठीक तरीके से वो केस को आर्ग्यूमेंट नहीं किया, उस केस में पॉइंट्स नहीं रखा, अब तो हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया। लेकिन एआईडीएफ का पिटीशन अभी भी मद्रास हाई कोर्ट में है, हम तो फाइट करेंगे। लेकिन नेशनल काउंसिल जेसीएम में हमने इतना ही पॉइंट रखा है, हमारा रिटायरमेंट तक हमको सरकार कर्मचारी में रहना है, उसके लिए एक नोटिफिकेशन इश्यू करो। वो एजेंडा आया, डीओपीएनडी का सेक्रेटरी एक सीनियर आईएएस ऑफिसर है, मैडम है, तो उन्होंने हमको ये सवाल पूछा, मिस्टर श्री कुमार, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का मुद्दा है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का मुद्दा है, आप उधर क्यों बात नहीं किया, आप सीधा इसको नेशनल काउंसिल जेसीएम में क्यों लेके आया, ये सवाल हमको पूछा। हमने उसको बोला, रिस्पेक्टेड मैडम, Why are you asking me this question? आप हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहा है? आपका बगल में बैठा है जॉइंट सेक्रेटरी मिस्टर यादव, हमारा मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन का जॉइंट सेक्रेटरी, लैंड सिस्टम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उसका जिम्मेदारी है। इस मीटिंग में आके आपका लेफ्ट साइड में बैठा है, आप ये सवाल उनको पूछना है, बाबा तुम्हारे डिपार्टमेंट का इश्यू नेशनल काउंसिल जेसीएम में क्यों आ रहा है, व्हाई आर यू आस्किंग मी। तो वो मैडम ने बोला, बाद में हमको पता चला वो जानबूझ के हमको प्रोवोक किया करके, उन्होंने खुद हमको लंच टाइम में बताया। उन्होंने बोला, आई एम आस्किंग यू ए क्वेश्चन मिस्टर श्री कुमार, यू हैव टू रिप्लाई। हमने बोला हम रिप्लाई करेंगे, आपको ये सिंपल कॉमन सेंस है, हम ये इश्यू आपका सामने लेके आया, उसका मतलब क्या है, दीज पीपल आर नॉट प्रिपेयर्ड टू लिसन टू अस, हम लोग को सुनने के लिए ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन तैयार नहीं है। इनको पूछो, 4 ऑर्गेनाइजेशन मिलके, 4 ऑर्गेनाइजेशन कौन है, एआईडीएफ, ईपीएमएस, सीडीआरए और आईओएफएस ऑफिसर एसोसिएशन। वो कभी हम लोग का कागज में दस्तखत नहीं करता, आपको मालूम है, वो बोलता हम ऑफिसर है, हम ग्रुप ये है, हम दस्तखत नहीं करेंगे। लेकिन अभी उन्हीं लोग भी 4 ऑर्गेनाइजेशन ने दस्तखत करके
राजनाथ सिंह को, डिफेंस सेक्रेटरी को अभी तक 4 चिट्ठी दिया। एआईडीएफ तो अलग 50 चिट्ठी लिखा, वो छोड़ो, लेकिन जॉइंटली ये 4 ऑर्गेनाइजेशन ने इनको राइटिंग में चिट्ठी दिया, आप एक नोटिफिकेशन इश्यू करो। कैसे ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन को तुमने इश्यू किया, उसी तरीके से ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कर्मचारी के लिए एक नोटिफिकेशन इश्यू करो। ये सब कर्मचारी 1 अक्टूबर 2021, 1 अक्टूबर 2021 में हमारा तो डीम्ड डेपुटेशन ऑर्डर में हम कितना लोग को, ये 7 कंपनी को भेजा, उन सबको रिटायरमेंट तक गवर्नमेंट एम्प्लॉय का स्टेटस में हम रखेंगे। लेकिन इन्होंने अभी तो कोई जवाब नहीं दिया, इन्होंने कोई मीटिंग भी नहीं बुलाया। पर हमारा पास क्या ऑप्शन है? यह मिनिस्ट्री अब हमको सुनने के लिए तैयार नहीं है, फिर हम किधर जाएगा? तो आपका पास ही आना पड़ेगा ना। आप लेवल 1 जेसीएम में ना, लेवल 2 मीटिंग 7 साल हो गया, अभी तक मीटिंग नहीं कर रहा है ये मिनिस्ट्री। फिर हम किधर बात करेंगे? आप बताओ। मैडम को समझ में आया, सीरियसनेस उसको समझ में आया। उन्होंने उसको पूछा, मिस्टर यादव ये क्या चल रहा है तुम्हारा मिनिस्ट्री में? हम तो इधर बैठा है, मीटिंग बुला रहा है, हमारा इश्यू बहुत वाइड है, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज का कॉमन इश्यूज पूरा डिस्कस करना है। हमारा समय आप लोग क्यों वेस्ट कर रहा है इस जो एक डिपार्टमेंट का विषय में? हम इसलिए बैठा है इधर, आप इन लोग से क्यों मीटिंग नहीं कर रहा है? तो उसको जवाब नहीं है। वो बोला मैडम ऐसा नहीं है, अभी कैसे रेड्डी ने बोला, अभी हम लोग ने एचआर पॉलिसी बना रहा है, उस एचआर पॉलिसी बनाने के बाद ऑप्शन पूछेंगे। फिर हमने बोला मैडम ये सब नाटक कर रहा है, तो ये कारपोरेशन फेलियर है, कारपोरेशन इज एन अटर फेलियर। नहीं तो 2 साल भी नहीं हुआ, तुमने 7 कंपनी बनाया। केपीएमजी कंसल्टेंट को 6 करोड़ रुपया तुमने दिया कंसल्टेशन फीस, 6 करोड़ रुपया उन्होंने खा लिया। लेकिन उनका रिकमेंडेशन में तुमने 7 कंपनी बनाया। अभी तुमने दूसरा एक कंसल्टेंट को अपॉइंटमेंट कर रहा है 7 को 4 करने के लिए। उसका मतलब क्या? योर डिसीजन इज ए फेलियर। You are not able to sustain this organization as a corporation. आप इसको कॉर्पोरेशन का रूप में सस्टेन नहीं कर सकता, इसीलिए तुमने खुद निर्णय लिया कि 7 को हम 4 करेंगे। वो भी तुमने ऐसा गलत काम कर रहा है। हमारा तो 3 फैक्ट्री है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री देहरादून, OLF देहरादून, केबल फैक्ट्री चंडीगढ़। ये तीनों IOL का अंदर है, इंडियन ऑप्टल लिमिटेड। उस IOL को तुमने BEL का साथ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का साथ मर्ज कर रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स का आप लोग वेबसाइट में जाइए, कॉमरेड्स देख लीजिए। BEL में सरकार का शेयर केवल 51% है। ये सरकार का कैबिनेट का निर्णय क्या है? All the 7 company will be 100% owned by the government. ये तो कैबिनेट का निर्णय है। मद्रास हाई कोर्ट में तुमने तो पिटीशन दाखिल किया, हमारा पिटीशन में काउंटर पिटीशन दाखिल किया। उसमें तुमने क्या राइटिंग में दिया? गवर्नमेंट हैज टेकन ए डिसीजन टू कन्वर्ट द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड इनटू 7 कॉर्पोरेशंस which will be 100% owned by the government। अभी इनको वायलेट कर रहा है इन लोग, तो इनको ऊपर हमको क्या विश्वास रहेगा? कंपैशनेट अपॉइंटमेंट तो 2-3 साल से बंद करके रखा है, किसी को भी कंपैशनेट अपॉइंटमेंट नहीं दे रहा। हमारा 2 कर्मचारी एक्सीडेंट में डेथ हुआ, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कमारिया और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डेहू रोड। 40 साल 35 साल का बच्चा लोग है, छोटा छोटा बच्चा है। डेहू रोड में तो डेथ हुआ, उसका वाइफ प्रेग्नेंट था उस समय, वो एक्सीडेंट में मरने का समय। एक छोटा बच्चा हाथ में, दूसरा बच्चा उसका ओवरी में, अब उसका यूट्रस में है। अभी क्या करेगा? कंपैशनेट अपॉइंटमेंट इन लोग नहीं दे रहा है, सर्विस कंडीशन बदल नहीं करेगा। तब तक इन लोग डीम्ड डेपुटेशन में है, हम सर्विस कंडीशन बदल नहीं करेगा।
कोर्ट में तुमने एफिडेविट दाखिल किया, लेकिन तुम नया इंसेंटिव स्कीम लेके आ रहा है, पीस वर्क को खत्म कर रहा है, वर्किंग आवर को 4434 से 48 कर रहा है, उसके खिलाफ में फिर ये एडीएफ हाईकोर्ट में रिट दाखिल करने के बाद फिर वापस 4434 में आ गया। तो ऐसा हमारा तो परेशानी है, बिना कोई टाइम स्टडी, बिना कोई साइंटिफिक रीजन 30% 25% लेबर एस्टिमेट में कम कर रहा है। अभी राजगिरे बैठा है इधर, उनका फैक्ट्री में अभी कंटिन्यूअस आंदोलन चल रहा है ये रेट रिडक्शन का खिलाफ में। तुम कैसे रेट रिडक्शन करेगा? बोलता है हम कॉम्पीट करना है। अब तो जनरल मैनेजर का तनख्वाह में 10 रुपया कम नहीं होता है, ऑफिसर्स का तनख्वाह में कम नहीं होता है, कम होता है केवल पीस वर्कर का तनख्वाह में। ये क्या सर्विस कंडीशन में बदल नहीं हो रहा है? ये सब विषय कॉमरेड उस दिन मीटिंग में रेज किया। उसका बाद डीओपीएनटी सेक्रेटरी ने उनको डायरेक्शन दिया, इधर कितना भी कॉर्पोरेटाइजेशन का खिलाफ में तो इश्यू रेज किया मिस्टर श्री कुमार, वो तुमको डिफेंस सेक्रेटरी का जानकारी में लेके आना है, जल्दी से जल्दी तुमको इसको कार्रवाई करना है। अभी कितना कार्रवाई करेगा, क्या करेगा पता नहीं। हमारा फेडरेशन का अभी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुआ वीडियो कॉन्फ्रेंस में, स्वपन भी था उस मीटिंग में। हम लोग ने ये निर्णय लिया, हम इनके लिए इंडेफिनिट वेट नहीं कर सकता, हमारा आंदोलन का रूपरेखा हम तैयार करेंगे। अभी सबसे पहले 3 तारीख अभी प्रोग्राम है आप लोग का। इन लोग का बुद्धि में क्या है, कॉर्पोरेशन डे सेलिब्रेशन करो। अभी टीसीएल ने ऐसा निर्णय लिया, 1 तारीख तो छुट्टी है संडे, 2 तारीख छुट्टी है महात्मा गांधी जयंती, तो इनको करना है तो 3 तारीख सेलिब्रेशन करना है, नहीं तो 30 तारीख करना है। लेकिन अभी इन्होंने निर्णय लिया 1 तारीख हम ऑफ इन लीव संडे में काम करेंगे, आप लोग सभी कर्मचारी आके टीसीएल डे सेलिब्रेट करो। फेडरेशन ने तुरंत डायरेक्शन दिया, अभी चारों फैक्ट्री का यूनियन वर्क्स कमेटी लिख के मैनेजमेंट को चिट्ठी दिया, हम ऑफ इन लीव में संडे नहीं आएंगे, तुम्हारा कॉर्पोरेशन का सेलिब्रेशन हम बॉयकॉट करेंगे। कारण सेलिब्रेशन करने का क्या है, हम इतना परेशान में हैं, हम इतना नुकसान में हैं, हमको सेलिब्रेट करने का कुछ भी नहीं है, हम आपका सेलिब्रेशन बॉयकॉट करेंगे। अभी 3 तारीख हम लोग रखा है विड्रॉ कॉर्पोरेटाइजेशन डे, कॉर्पोरेशन को विड्रॉ करे। 3 तारीख बहुत बड़ा प्रोग्राम रखा है पूरा हिंदुस्तान में। मुझे मालूम है डमडम में ये प्रोग्राम्स वगैरह बहुत अच्छा तरीके से आप लोग करता है, करना है कांग्रेस, छोड़ना नहीं है इस सरकार को, छोड़ना नहीं है, कभी छोड़ना नहीं है। आप फाइट करो, यही राइट टाइम है। चुनाव लेके जा रहा है मोदी साहब, यही राइट टाइम है इनको अटैक करने के लिए। दूसरा हमारा एनपीएस का इश्यू, वो भी कॉमरेड रेड्डी ने बताया आपको। अभी हम लोग अनिश्चितकाल हड़ताल का स्ट्राइक नोटिस ले रहा है नवंबर 20 और 21। वी आर गोइंग टू टेक एन इंडेफिनिट स्ट्राइक नोटिस। रेलवे को कन्विंस किया, कारण आपको मालूम है केंद्र सरकार कर्मचारी का स्ट्राइक एक कॉमन मुद्दे में सक्सेस होने के लिए रेलवे का मदद चाहिए, चक्का जाम होना चाहिए, इसलिए उनको भी कन्विंस किया, उनका लीडरशिप को भी कन्विंस किया। आपको मालूम है आज केंद्र सरकार कर्मचारी पैरामिलिट्री छोड़ के, सीआरपीएफ सीआईएस सब छोड़ के तो बिना यूनिफॉर्म में काम कर रहा है, उनका संख्या 29 लाख से कम हो रहा है। 5th पे कमीशन में 45 लाख था, 45 लाख, नाउ वी आर 29 लाख। उस 29 लाख में 20 लाख आर इन एनपीएस, 20 लाख सरकार कर्मचारी अभी एनपीएस में है, तो उनका भविष्य क्या है? आप लोग भी ऑप्शन देने का समय, सरकार में रहने का ऑप्शन देगा तो आज नहीं तो कल ओल्ड पेंशन का बेनिफिट मिलेगा। लेकिन एक दफा कंपनी में ज्वाइन किया फिर परमानेंटली ओल्ड पेंशन स्कीम आप लोग के लिए खत्म हो जाएगा। कारण कोई भी पब्लिक सेक्टर में, कोई भी कंपनी में आपका पेंशन रूल 1972 अप्लीकेबल नहीं होता है। CCS pension rule 1972, it is only for central government employees. आप एक दफा कंपनी ज्वाइन किया फिर वो अधिकार ओल्ड पेंशन के लिए तो फाइट करने का अधिकार वो भी खत्म हो जाएगा।
इसलिए वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। नंबर 2, नंबर 3 बहुत इश्यूज है। अभी फेडरेशन का सर्कुलर आपको रोज आता है, वही स्टैंडिंग कमेटी में हम लोग ने कुछ मुद्दा इश्यू डिस्कस किया। आपका एंट्री पे फेडरेशन ने फाइट करके एंट्री पे दिलाया हमारा HS2 HS1 प्रमोटी को, लेकिन उनको एक ऑप्शन मिलना चाहिए एक 2006 से छठे पे कमीशन का अंदर आने के लिए, लेकिन नहीं दे रहा है। उसका इश्यू बातचीत किया, उन्होंने कंसिडर करने के लिए एग्री किया। दूसरा, पे कमीशन में 7वां पे कमीशन में अंदर आने के लिए और एक ऑप्शन हमको दे दो, कारण इन्होंने ऑप्शन दिया केवल 25 जुलाई तक। 2016 से 25 जुलाई तक इन्होंने ऑप्शन दिया। मान लिया हमारा प्रमोशन अगस्त में आ रहा है, सितंबर में आ रहा है, हम उस प्रमोशन हमारा 5th पे कमीशन 6th पे कमीशन में लेके, कारण उस पे ग्रेड पे का बेनिफिट मिलेगा हमको। 7वां पे कमीशन में केवल एक इंक्रीमेंट मिलेगा, लेकिन छठे पे कमीशन में एक इंक्रीमेंट भी मिलेगा और ग्रेड पे का डिफरेंस भी मिलेगा। तो वो हमको मिलेगा तो 7वां पे कमीशन में हमारा तनख्वाह बढ़ेगा, उसका इफेक्ट हमारा रिटायरमेंट तक हमको मिलेगा। तो इसीलिए उनको एक ऑप्शन दे दो। बहुत चर्चा होने के बाद हम लोग ने अग्री किया, ठीक है 1 साल तक आप ऑप्शन दे दो। आप 25 जुलाई 2016 में ऑप्शन बंद कर दिया 7वां पे कमीशन में आने का, उसको 25 जुलाई 2017 तक आप दे दो। इस 1 साल का बीच में किसी का भी प्रमोशन आया, किसी का भी MACP आया, उन्होंने उस पे बेनिफिट छठे पे कमीशन में लेगा, उस दिन से फिर 7 पे कमीशन में आएगा। वो भी कंसिडर करने के लिए एग्री किया। फेस्टिवल एडवांस का एक मुद्दा था, हमने उन लोगों को पूछा, आप लोग का घर में एक मेड सर्वेंट काम कर रहा है, उसको भी आप लोग बोनस ये फेस्टिवल एडवांस देता है? प्राइवेट कंपनीज में, सभी प्राइवेट कंपनी में फेस्टिवल एडवांस है, पब्लिक सेक्टर में भी है, सरकार में था, अब पे कमीशन का नाम पर आपने बंद कर दिया। तो हम लोग का डिमांड है 1 महीने का बेसिक पे आप हमको फेस्टिवल एडवांस दे दो, 10 महीने में उसको रिकवरी करो। अब तो वापस दे रहा है ना, आप हमको फ्री नहीं दे रहा, इतना ही है, वो इंटरेस्ट फ्री है, उसके लिए कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसका ऊपर भी बहुत डिस्कशन हुआ। डिस्कशन होने के बाद फिर उन्होंने एग्री किया, ठीक है हम 20,000 के लिए प्रयास करेंगे। हम अलग अलग रेट में नहीं देगा, किसी का 50,000 है, किसी का 70,000 है, हम ऐसा करेंगे एक 20,000 रखेंगे। फिर हम लोग ने बोला आप ऐसा करो, एक बेसिक पे रखो, 50,000 का सीलिंग रखो। श्री कुमार का 30,000 है, श्री कुमार को 30,000 दे दो। स्वपन मुखर्जी का 40,000 है, उनको 40,000 दे दो, लेकिन एक सीलिंग रखो 50,000। मान लिया हमारा बेसिक पे 70,000 है, फिर भी आप हमको 50,000 दे दो। इसका ऊपर भी बहुत डिस्कशन हुआ, हम लोग ने बहुत अल्टरनेटिव सजेशंस दिया, लेकिन कुछ फेवरेबल रिस्पॉन्स था, ठीक है हम लोग ने उसको कंसीडर करेंगे। और NPS to OPS कन्वर्शन, रेड्डी ने बताया ना, हम लोग का एक क्लियर डिमांड है AIDF का। इसमें AIDF तो आपको मालूम है हमेशा एकदम क्लियर लाइन में चलता है, उसको अंतिम तक हम लोग फाइट करता है। आपका 300 डेज का छुट्टी के लिए 55 साल लड़ाई किया ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन, उसका बाद ही 300 डेज का छुट्टी मिला। तो हम तो क्लियर है, हमारा फेडरेशन क्लियर है। क्या है, तुमने 20 मई 2004 में एक नोटिफिकेशन इश्यू किया 7,354 पोस्ट अगले 3-4 साल में फिलअप करने के लिए। उस 7,354 पोस्ट में अलग अलग साल में तुमने रिक्रूटमेंट किया, 2004 में किया, 5 में किया, 6 में किया, 7 में किया। सो आपको ये फाइंड आउट करना है ये 7354 में कितना लोग नौकरी में आया, इंडस्ट्रियल नॉन इंडस्ट्रियल सभी लोग, उन सबको ओल्ड पेंशन स्कीम में लेके आना पड़ेगा। यही डायरेक्टरेट ने उसको रेकमेंड भी किया, सिफारिश भी किया, लेकिन अभी बोल रहा है 6 DDG का कमेटी बनाया, उस कमेटी का निर्णय है, हम उसका मुताबिक नहीं देंगे। इंडिविजुअल को कॉल लेटर 22/12/2003 को पहले मिला तो उनको कंसिडर करेंगे, बाकी किसी को कंसिडर नहीं करेंगे। तो उसको लेके कल का JCM मीटिंग में बहुत लड़ाई संघर्ष होने वाला है, हम छोड़ेगा नहीं इनको। इसलिए साथियों
इश्यूज तो बहुत है। 8:15 तक हमको समय दिया हमारा अध्यक्ष साहब ने, अभी 8:20 क्रॉस हो रहा है। नहीं, हम तो ज्यादा समय क्यों लेंगे, बहुत इश्यूज तो रेड्डी साहब भी टच किया। इसलिए कॉमरेड्स, परिस्थिति गंभीर है, नो डाउट। मोर देन 25 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इवन बेसिक पे का भी वर्कलोड नहीं है। ठीक है, दम में थोड़ा बहुत है, आपको 30%, 35%, 40% पीस ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन कम से कम 25 फैक्ट्री में महीने में माइनस, इंक्लूडिंग कंडेंसर फैक्ट्री काशीपुर, आपका बगल का फैक्ट्री में माइनस। इस परिस्थिति क्यों आया? वर्कलोड रिटेन करने का नाम पर तुम हमारा लेबर एस्टिमेट में कटौती कर रहा है। उसका क्वालिटी, यही तो बोल रहा हूं, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, एमिनेशन फैक्ट्रीज में एक्सीडेंट होगा, हमारा एम्प्लॉय का डेथ होगा, तो परेशान का ऊपर परेशानी, नो डाउट। लेकिन हम क्यों डिप्रेशन में जाएंगे कॉमरेड, हम क्यों फ्रस्ट्रेशन में जाएंगे? हमारा कोई गलती नहीं है, वी हैव नॉट कमिटेड एनी मिस्टेक। ये सरकार का मिस्टेक है। हम लोग ने राइटिंग में दिया, इट इज अ फेल्ड एक्सपेरिमेंट, इट इज अ मिस एडवेंचर यू हैव डन। हमने 2 साल का पहले आपका सामने क्या क्या रखा है वो पूरा 100% सच हो चुका है। कॉर्पोरेटाइजेशन इज अ ब्लंडर, कॉर्पोरेटाइजेशन इज एन हिस्टोरिकल फेलियर, कॉर्पोरेशन इज अ मिस एडवेंचर, कॉर्पोरेशन को विड्रॉ करना पड़ेगा। इसलिए कॉमरेड्स, हम भी रिपीट कर रहा हूं, रेड्डी साहब ने इधर क्या बताया, ये वही है, हमने पहले ही बोल दिया। उसके लिए अभी लायर नोटिस इश्यू कर रहा हूं। हम और पाठक साहब आवड़ी में था, पाठक साहब कुछ प्रोग्राम के लिए आया था, हम दोनों गए हमारा सीनियर वकील के साथ, हमने डिस्कस किया। उसके बाद फिर हम लोग ने निर्णय लिया, किधर किधर पीस वर्क को खत्म करके ये पीएलआई का नाम पर, एनएल न्यू इंसेंटिव स्कीम, एनआईसी का नाम पर, अलग अलग नाम पर इन लोग हमारा एक्सिस्टिंग सर्विस कंडीशन में टिंकरिंग करेगा तो उन सभी जीएम को बाई नेम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का लायर नोटिस इश्यू करने के लिए निर्णय हो चुका है। अभी सबसे पहले हम लोग एवीएनएल का जीएम और सीएमडी को इश्यू कर रहा हूं लायर नोटिस, शायद इस हफ्ते इश्यू होने का संभावना है। उसका बाद किधर किधर ये प्रॉब्लम है उन सबको हम ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी इनको फेस करेंगे। तो इसलिए आपको चिंता करने का कोई जरूरत नहीं है। आप लड़ाई करो, संघर्ष करो, कभी भी ऑप्शन आएगा उस समय आप ऑप्शन दे दो। क्लियर परसेप्शन होना चाहिए, आई एम रिक्रूटेड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। हमारा रिक्रूटमेंट ऑर्डर, आपने तो हमको अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिया ना, उस ऑर्डर में किधर भी कंडीशन नहीं है। कंडीशन है हम आपको 10 साल का बाद कंपनी का कर्मचारी बनेगा, देयर इज नो कंडीशन इन माई अपॉइंटमेंट ऑर्डर। तो फिर आप हमको जबरदस्ती कैसे कंपनी में डाल सकता है? हम नहीं आएंगे। आप हमको 5 इंक्रीमेंट दे दो, 10 इंक्रीमेंट दे दो, 1 लाख रुपया हमको तनख्वाह एक्स्ट्रा करो, फिर भी तुम्हारा कंपनी में हम नहीं आएंगे। आई एम रिक्रूटेड एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आई विल रिटायर एज ए गवर्नमेंट एम्प्लॉई। ये हम लोग का ये होना चाहिए। दूसरा एनपीएस, इसको खत्म करने का अलावा कोई रास्ता नहीं है। कमेटी बनाया, इंप्रूवमेंट, क्या इंप्रूवमेंट करेगा कमरे? इंप्रूवमेंट इन्होंने किया ना, सरकार और कर्मचारी दोनों का कंट्रीब्यूशन 10% था, सरकार को 14% कर दिया 2019 से। उसके बाद भी पेंशन हुई 2000-3000। तो क्या इंप्रूवमेंट करेगा? इसमें कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता। हम 2 मिनट में खत्म कर रहा हूं। ये एक उदाहरण उनका सामने रखा है। उदाहरण क्या है? कारण इन लोग का एक आर्ग्यूमेंट है, या ऑफिसर्स का एक आर्ग्यूमेंट है, साहब इनका टोटल तो 20 लाख 30 लाख तो पैसा उधर हो रहा है, उसमें 60% इन लोग घर लेके जा रहा है, उसके बारे में इन लोग कुछ भी नहीं बोल रहा है। वो 60% के बारे में इन लोग मुंह ओपन ही नहीं कर रहा है। केवल तो 40% में इन लोग तो एन्युटी परचेस कर रहा है, उसी का रिटर्न के बारे में बात कर रहा है। इट इज ए कॉम्पोजिट स्कीम, इट इज ए कॉम्पोजिट स्कीम। 60% और 40% दोनों मिलके कॉम्पोजिट स्कीम है। ये मालूम है हम लोग को, ये काउंटर हम लोग को करेगा करके, इसलिए हम लोग ने वर्कआउट किया। एक चार्जमैन का हम लोग ने उसका वेबसाइट में पूरा निकाला, उसका आज का बेसिक पे है कॉमरेड्स, नया लड़का है, 20 साल हुआ अभी, उसका बेसिक पे है 46,000 कुछ है।
उसका एक्यूमुलेशन में आज का दिन 24 लाख है टोटल। अब उस 24 लाख में एनपीएस में वो जाएगा तो उसको मिल रहा है 4,000 रुपया पेंशन। मान लिए ये 100% सरकार को दे रहा है, 60% भी हमको नहीं चाहिए बाबा, आई डोंट वांट द 60%, वो भी आप रखो। फिर भी हमको कितना पेंशन मिल रहा है? नॉट मोर देन 14,000। 60% हम सरकार को देने के बाद भी हमको 14,000 का ऊपर पेंशन नहीं मिल रहा। कारण क्या है? आप पीएफआरडीए का वेबसाइट में जाके स्टडी करिए। आज का दिन आपका पैसा में 7.1% का ऊपर रिटर्न नहीं आ रहा, उतना ही आपका रिटर्न है 7.1%। उसमें आप कैलकुलेट करेगा उनका पेंशन उतना ही आएगा। लेकिन उस आदमी 46,000 उसका बेसिक पे है, उसको 50% बेसिक पे सीधा 23 है ना, 23,000 है। फिर उसका 42% डीए और 4% आने वाला है, 46% डीए, दोनों ऐड करो, उसका पेंशन जाएगा 30-35,000 तक। लेकिन इसमें मिलेगा 14,000। इस 14,000 तो परमानेंट है, कितना भी डीए बढ़ाओ, आपका एनपीएस में कोई डीए का प्रोविजन नहीं है। देयरफॉर कॉमरेड्स, आपका ओल्ड पेंशन स्कीम का सुरक्षित के लिए भी आपको कंपनी में जाना नहीं है, आपको सरकार कर्मचारी में रहना, ये मन में रखिए। बाकी आपका कितना भी इश्यूज है, उस दिन ये भी बात हुआ नेशनल काउंसिल जैसे में, हमारा तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस है, अभी भी वही है 30 रुपया, ग्रुप से के लिए 30 रुपया, मरेगा तो 30,000। अब ग्रुप डी के लिए 60,000, उसको भी अभी 2-3 पे कमीशन होने के बाद भी आपका सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ग्रुप इंश्योरेंस स्कीम भी बदल नहीं कर रहा है। उसके बारे में भी लंबा डिस्कशन हुआ उस मीटिंग में। आपका कोई भी इश्यू एआईडीएफ छोड़ता नहीं कामरेड, हम लोग तो संघर्ष में हैं, लड़ाई में हैं। कल तो जेसीएम मीटिंग होने वाला है, उस मीटिंग में भी ये ओपीएस एनपीएस ओपीएस कन्वर्शन से लेके सभी इश्यूज, इनका कंट्रोल में तो कितना इश्यूज है वो पूरा इश्यूज का ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग का इतना ही अपील है, चुनाव तो हो गया ठीक है, सभी यूनियन को अपील कर रहा हूँ, चुनाव तो ठीक है, डेमोक्रेसी में चुनाव आता है जाता है, लेकिन अभी एकता का समय है, मिल के लड़ाई करिए, मिल के संघर्ष करिए। अभी अक्टूबर 3 तारीख का प्रोग्राम है विड्रा कॉर्पोरेटाइजेशन डे, उसको अच्छा तरीके से आप लोग लागू करिए। उसके बाद हमारा 4 ऑर्गेनाइजेशन का बैठक और होने वाला है, एआईडीएफ, बीपीएमएस, सिड्रा और आईओएफएस। इस चारों बैठने के बाद हमारा आगे का स्ट्रैटेजी, हमारा आगे का प्रोग्राम तैयार करेंगे। जब तक आप यूनाइटेडली आपका आंदोलन को, आपको एजिटेशन को आगे लेके साथियों, इतना बोल के आप सबको नमस्कार, लाल सलाम, धन्यवाद। धन्यवाद कॉमरेड श्री कुमार, एआईडीएफ जनरल सेक्रेटरी। आज का ये सभा यही समाप्त होता है।